हेलो बच्चा लोग, और आप सब कैसे हो? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आने से पहले मैं हर बच्चे को कहूंगा, जिस भी बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो यार इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर में आना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगी। इवन मैं बोल सकता हूं कि आगे के हर लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब आप मोल्स जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था वो आपको अच्छे से समझ में आता हो। ठीक, तो चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग सॉल्यूशन के थर्ड लेक्चर पे आते हैं। ठीक, सबसे पहली बात यार, मैं आने से पहले मैं एक बार फिर से शॉर्ट में मैं वो हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है उस चीज को क्लियर कर देता हूं। ठीक, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में तीन तरह के टर्म्स हमें देखने को मिले थे। आप लोग यार थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था। पहला वेट बाय वेट परसेंट आपको देखने को मिलेगा। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है तो बताया था, ऊपर वाला जो टर्म है सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला टर्म सॉल्यूशन के लिए और इनटू 100। तो इस तरह से ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ यार, बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जस्ट ये क्या है यार, एक तरह से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मान ले यार हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें कोई दो तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है, ए एंड बी। कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है? दो, ए एंड बी। मान ले यार हमें परसेंटेज ऑफ ए बताना है, तो इसका मान लो यार एक्स नंबर है, इसका वाई नंबर है। यदि हमें परसेंटेज ऑफ ए बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का अमाउंट ऊपर और नीचे टोटल अमाउंट इनटू 100। यही ना परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो उसी तरह से जस्ट यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक सॉल्व्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो हमें सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे वेट बाय वेट जब भी लिखा जाए इसका मतलब किसका परसेंटेज, सॉल्यूट का परसेंटेज। ये अंडरस्टूड रहता है यहाँ पे। तो यदि परसेंटेज वेट बाय वेट लिखे इसका मतलब वो सॉल्यूट का बोल रहा है, और सॉल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू 100। नीचे हमेशा कौन सा टर्म आता है, डिनोमिनेटर में टोटल आता है ना। जैसा कि यहाँ पे देखो एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा, ऑलवेज टोटल आएगा। ठीक, जैसे मान लिया इस क्लास में हम बात करें, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। यदि मैं बॉयज का परसेंटेज पूछूं तो क्या बोलोगे, तो बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करोगे ना, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों करोगे, फिर इसको इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ बॉयज निकल जाएगा। यदि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना हो तो क्या करोगे, तो गर्ल्स का जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो न्यूमरेटर में आएगा ऊपर, नीचे अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100, तो वो क्या निकल जाएगा, टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्यूशन में तुम्हारे पास दो चीज है, एक तो सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना, तो सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ रहा, कुछ भी नया नहीं, जस्ट ये परसेंटेज ही एक तरह से समझ सकते। सेकंड वॉल्यूम परसेंट को हम लोग परसेंटेज वी बाय वी भी लिखेंगे। इसका तुम लोग यार खुद से बता दो क्या हो जाएगा। v जो ऊपर का है वो किसके लिए, सॉल्यूट, नीचे किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत? इसी तरह से थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम, अब देखो यहाँ पे वेट जो है वो किसका आने वाला है, तो वेट ऊपर लिखा है तो ऊपर लिखा है इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, नीचे भी लिखा है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ किसका लेना होगा, किसका लेना होगा, सॉल्यूशन का लेना होगा। समझे? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, नीचे सॉल्यूशन। याद रखना ऊपर सॉल्यूट के लिए नीचे सॉल्यूशन के लिए, तो इस तरह से इनटू 100 कर दो, ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ये सब याद रखना, जो ऊपर न्यूमरेटर वाला टर्म है वो सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला जो टर्म आ रहा है वो सॉल्यूशन के लिए आ रहा है। और परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में कितना, तो 100 में कितना, तो इनटू 100 कर देंगे, पता चल जाएगा। एक चौथा टर्म्स भी आता है लेकिन वो आपको बहुत रेयरली ही बुक में दिखेगा, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। फोर्थ नंबर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। यदि ऐसा दिखेगा वॉल्यूम बाय वेट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वेट ऑफ, अब तुम लोग यार इतना समझदार हो गए, इनटू 100। तो ये वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा सॉल्यूट का। ठीक, अब चलो यार जब भी प्रॉब्लम आए, देखो यार कहीं भी परसेंटेज के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, यार इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज बार बार यूज होगा प्रॉब्लम में, और इसलिए वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं करेगा यदि मेरी इस बात को आप ध्यान में रखते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो, मान लो कोई सॉल्यूशन दिया 20% वेट बाय वेट,
यदि ऐसा दिया 20% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे 20% का मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट होगा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या चीज आप लोगों को ध्यान रखना है? यदि इस तरह से कहीं लिखा मिल जाए 20% वेट बाय वेट और सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया, इसका मतलब 20 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हुआ। यहाँ से एक और चीज देख सकते हो, यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मैं कैलकुलेट कर सकता, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ से देखकर बताओ। तो 20 और इधर 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये भी चीज मैं बता सकता। समझ में आ रहा है? इसके अलावा देखो यार, हम लोग इस इतने में से बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या क्या यहाँ से निकाला जाता है? मान लिया हमें सॉल्यूट दिया हुआ है लाइक यूरिया, यदि सॉल्यूट हमारा यूरिया है तो मोल्स ऑफ यूरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मोल्स ऑफ यूरिया क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट यदि 20 ग्राम सॉल्यूट है, 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का आपको बोले थे याद रखने के लिए, कितना होता है? 60। तो इस तरह से कितना हो गया? 1/3 मोल्स। तो मोल्स ऑफ यूरिया भी निकाला जा सकता है, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाला जा सकता है। मान लो सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, मान लो हम वाटर को सॉल्वेंट मान ले रहे हैं, ऐसा रहा तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 80 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना? 18, जो भी आंसर आ जाए। तो देख रहे हो एक वैल्यू से हम लोग कितना चीज को फाइंड आउट कर ले रहे हैं, डिटरमाइन कर ले रहे हैं। तो इसीलिए जब भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया रहे ना, इसका मतलब आपको ये चीज समझना है। इसी तरफ से यदि कहीं 30% वेट बाय वेट लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? 30 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगेन सॉल्यूट का वेट आपको कितना ले लेना? 30। सॉल्यूशन का वेट कितना ले लेना? 100। सॉल्वेंट का वेट लेना हो तो कितना लोगे? 70 ग्राम। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात। तो ये वेट बाय वेट। इसी तरह से आप लोग को वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। चलिए मैं उसके पे भी बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कोई सॉल्यूशन है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ, ऐसा कोई सॉल्यूशन है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब समझेंगे? %25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मतलब है 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100, सॉरी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, यानी यहाँ पे हमें क्या लेना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमेशा किस यूनिट में आपको लेना है? ml में लेना है, ठीक? गलती मत करना है। तो 100 यहाँ पे 25 ml सॉल्यूट बोलेंगे, इन 100 ml सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना क्या करना है? इसी तरह से मान लिया यार कहीं 40% वेट बाय वॉल्यूम बोला गया है और सॉल्यूशन इज 40% वेट बाय वॉल्यूम, इट मींस व्हाट? इसका मतलब ये हम लोग समझेंगे कि इस सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट होगा, 40 ग्राम सॉल्यूट होगा इन वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। और वॉल्यूम कितना लेना है अपने को? 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो जब भी इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज, ये मतलब आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। इस वाले केस में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 40 और 100 तो 60 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। इसके बाद यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यदि पता है तो आप लोग मोल्स भी निकाल सकते हो यार। कैसे मोल्स निकाल सकते हो? मान लो यहाँ पे ये सॉल्यूट के जगह पे कुछ दिया हुआ है, मान लो सॉल्यूट के जगह पे ग्लूकोज दिया है, यदि ग्लूकोज है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज कितना हम लोग लिख सकते हैं? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बोले थे यार, याद कर लेने के लिए जो भी वैल्यू आ जाए। तो देख रहे हो एक चीज से कितना सारा चीज निकल जा रहा है। तो आप लोग को बस यही सब ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से दिया रहेगा तो उसको आप लोग इस तरह से पहले एक्सप्रेस कर लोगे एक सेंटेंस में, उसके बाद जो भी वैल्यू निकालने को बोला जाएगा तो वो आप लोग निकाल सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट देखो यार, इसके बाद आप लोगों को दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिख सकता है वो मोलैरिटी, 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 मोल फ्रैक्शन, ये सब दिख सकता है। ऑलरेडी ये सब हम लेक्चर 1 में ही पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मोलैरिटी यदि दिया हुआ है तो मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि यहाँ पे लीटर के जगह पे यदि हम ml में लिखना चाहे, ध्यान दो यार, यदि ml में लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि ml में लिखना चाहे तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम को किस यूनिट में लेना होता है? लीटर में लेना होता है। इसलिए कभी ml में पुट करो तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, जिससे कि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो इस तरह से मोलैरिटी का फॉर्मूला ये याद हो गया। तो मोलैरिटी को डिफाइन करना तो किस तरह से कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक,
तो ये हो गया डेफिनेशन। इट may be defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। इसी तरह से मान लिया कहीं सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.10 मोलर सॉल्यूशन। मान लो किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोलैरिटी में, कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर दिया है। यदि 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, 0.1 मोल सॉल्यूट कितने में? इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यदि 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या समझेंगे? 0.1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 0.1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर को हम लोग फर्दर ये भी चीज लिख सकते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। दोनों तो बात बराबर ही है ना, 1 लीटर लिखो या 1000 ml लिखो, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 0.1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? यदि इसी तरह से मान लो यार कहीं 1.25 मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल्स कितना है? 1.25 मोल सॉल्यूट। 1.25 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन कितना? इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई सॉल्यूशन दिया हो तो आप लोग सॉल्यूशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब आगे आप लोगों को देखो तो यार कितना चीज आपको पता चल चुका। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब आप कितना ले सकते हो? 1.25 ले सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल चुका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना ले सकते हो? 1 लीटर ले सकते हो। ml में जरूरत पड़ा तो 1000 ml ले लेंगे। तो यार देख रहे हो, केवल यदि 1.25 मोलर लिख दिया गया तो इससे आपको दो चीज पता चल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का भी पता चल गया। ठीक, तो ये हो गया मोलैरिटी के बारे में। नेक्स्ट मोलैलिटी टर्म को भी देख लेते हैं। मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो होता है मोलर होता है। क्या होता है? मोलर, MOLAR। चलो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? डिफाइन करना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, यहाँ पे देखो यार ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है और वो भी किस यूनिट में होता है? kg में होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट को यदि ग्राम यूनिट में रखना है, यदि कभी ग्राम में रखना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। ठीक, तो इस तरह से ये मोलैलिटी निकल आता है। ठीक, तो ये हो गया मोलैलिटी। सेकंड, थर्ड टर्म जो है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को अब हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, अच्छा इससे पहले यार थोड़ा मोलैलिटी पे बेस्ड आ जाओ, एक चीज देख लेते हैं। हाँ, मान ले इसी तरह से यदि कहीं सॉल्यूशन लिखा गया 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि 2 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में? 1 kg सॉल्वेंट में। यार ये चीज को ध्यान रखना, और ग्राम में लिखना होगा तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ 2 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। इसी तरह से मान ले यार मैं कहीं लिखा हुआ है 1.5 मोलर सॉल्यूशन, तो 1.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे? 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर? तो इस तरह से यदि कभी भी मोलैरिटी दिया हो तो इस तरह से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मोलैरिटी दिया है तो हमें दो चीज का पता चल जाता, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाता है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का पता चल जाता है। ठीक, तो ये हो गया मोलैरिटी और मोलैलिटी। लास्ट हम एक और देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को। ठीक, मोल फ्रैक्शन होते ही फिर हम लोग अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे कूद पड़ेंगे। चलो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मान लिया एक कंटेनर है जिसमें 3 तरह के सब्सटेंस है, A, B एंड C। A और B और C तीनों का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, Na, Nb एंड C। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना होगा तो इसका मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब, इसका मतलब ये है कि A का मोल टोटल में से कितना। मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? टोटल में से किसी एक का कितना। तो यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन निकालना, इसका मतलब टोटल में से A का कितना मोल। तो बता यार टोटल कितना मोल है? Na प्लस Nb प्लस Nc, लिख सकता हूँ Na प्लस Nb प्लस Nc। उसमें से A का कितना मोल है? A का तो Na है, तो ये XA हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा? मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C हो जाएगा Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। और भी यदि टर्म है तो फिर H इक्वल टू Nd बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd कर देंगे। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, यदि कभी भी मोल फ्रैक्शन तो जो सम है वो ऑलवेज कितना आने वाला है? जैसे हम लोग परसेंटेज को जोड़ेंगे तो वो 100 आता है, उसी तरह से फ्रैक्शन को यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऑलवेज 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में देखो यार केवल मोल्स आपको निकालने आना चाहिए।
देख रहे हो ना। एक और चीज़ यार इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, कभी भी मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा XA/XB, किसी भी दो सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो मोल्स के रेशियो के बराबर ही होता है, यानी XA/XB जो होगा NA/NB के बराबर ही होगा। क्यों ऐसा होता है देख लो, हम लोग XA को क्या लिख सकते हैं, NA/N टोटल लिख सकते हैं, XB को क्या लिख सकते हैं, NB/N टोटल लिख सकते हैं। अब N टोटल कट गया, क्या बच गया, NA/NB बच गया। तो इसीलिए यदि कहीं XA/XB है तो उसको मैं NA/NB भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो बार बार आपको N टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये हो गया यार हम लोग सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो भी हमारे कोई इस चैप्टर में यूज पड़ेगा वो सब हम लोग अब देख चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक। तो मैं क्वेश्चन लिखता चलूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो देखो यार ये सवाल आपके सामने, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 110 ग्राम CCl4। सवाल क्या कहा है पहले समझो। सवाल में क्या है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, बेंजीन एंड CCl4 प्रेजेंट है। देख लो सवाल पढ़ लो यार, वीडियो पॉज करके तुम लोग। बेंजीन एंड CCl4 ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे आगे सवाल में हमें निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है एंड CCl4 निकालना है, ठीक। बेंजीन एंड CCl4 का मास परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 110 ग्राम ऑफ CCl4, मतलब 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया जा रहा है कितने में, 110 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व किया जा रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो चलो यार पहला हमें मास परसेंटेज निकालना। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, जस्ट हमें परसेंटेज बाय मास निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6। अब बताइए यदि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जस्ट एक सॉल्यूशन है, उसमें बेंजीन है और CCl4 है, हमें बेंजीन का परसेंटेज बताना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसका मास को ऊपर रखेंगे, नीचे किसका मास आएगा, टोटल मास आएगा, इंटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा परसेंटेज। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो चलिए यार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे आंसर को मैच करना। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ या वेट ऑफ, जो भी लिखो, केमिस्ट्री है फिजिक्स नहीं है ये। मास ऑफ CCl6, फिर मास ऑफ आगे क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, इंटू 100। मास ऑफ C6H6 कितना है, 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 22 ग्राम प्लस 110 ग्राम। 110 ग्राम किसका है, CCl4 का, और इधर इंटू 100 कर देते। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ से बताओ यार 22 अपॉन यहाँ से कितना आ गया, 132 और इंटू 100। ये कट रहा है देखो, 11 2 सा 11 1 सा 11 2 2 6 सा, तो ये आ गया 100 अपॉन 6। यहाँ से यदि कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36 440 16.66% आ गया कैलकुलेशन करके। तो इस तरह से मास परसेंटेज बेंजीन का कितना आ रहा है, 16.66% है। यदि हमें मास परसेंटेज ऑफ CCl4 भी निकालना था तो CCl4 का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मास ऑफ CCl4 ऊपर, नीचे टोटल मास इंटू 100 कर देंगे। समझ रहे हो ना, CCl4 का जब परसेंटेज निकालना होगा तो CCl4 का मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का इंटू 100। लेकिन वहाँ अब हमें इतना करने का जरूरत नहीं है, हमें पता है सॉल्यूशन में दो ही परसेंट था, एक तो बेंजीन और दूसरा CCl4। बेंजीन का ऑलरेडी हम निकाल चुके 16.66, तो CCl4 का डायरेक्ट हम 100 में से माइनस कर देते, आ जाएगा। तो इतना कौन करने जाएगा यार कैलकुलेशन, ठीक। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 16.6, ये कितना हो जाता है, 83.34 हो जाएगा, ठीक। तो इतना परसेंट हो जाएगा CCl, ये कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक। तो इस तरह से ये हमें पहला सवाल क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे तो यार नोट करो, अब सेकंड सवाल आप लोग खुद से करोगे, ठीक। तो देखो यार नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है। सवाल क्या कहता है, पहले मैं सवाल समझा देता हूँ, आप लोग पहले खुद से वीडियो पॉज करके सवाल को कोशिश करना, उसके बाद मेरे आंसर पे आना। ओके चल सवाल पढ़ते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ C2H5OH शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर। मतलब C2H5 इथेनॉल हमारे पास है, उसको 250 कितने इथेनॉल को ऐड किया जाना चाहिए 250 ml ऑफ वाटर में, यानी हमारे पास वाटर का वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम है वाटर का 250 ml। उस 250 ml में कितना इथेनॉल ऐड करें जिससे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंट बाय सॉल्वेंट कितना बन जाए 80%। अब यहाँ पे ध्यान देना है 80% किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। समझ रहे हो सवाल क्या है, वाटर है, वाटर का वॉल्यूम कितना 250 ml, उसमें हमें कुछ ऐड करना है क्या, इथेनॉल। लेकिन इथेनॉल आपको कितना ऐड करना है जिससे कि सॉल्वेंट का, देखो पहले हमारे पास प्योर वाटर था 250 ml, प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन जैसे हम इथेनॉल ऐड करेंगे तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया ना। अब जो सॉल्यूशन हमारा बना, सॉल्यूशन किसका बना, इथेनॉल का बना और
वाटर का बना सॉल्यूशन, इथेनॉल वाटर मिक्सचर का सॉल्यूशन बना। तो ये जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना हो जाना चाहिए? 80%। ध्यान दो, किसका परसेंटेज? सॉल्वेंट का परसेंटेज 80% हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमें कितना C2H5 उस सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा, उस वाटर में ऐड करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो देखो यार, मैं डायरेक्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सॉल्वेंट का दो तरीके से निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का डायरेक्ट लगा दो या सॉल्यूट में कन्वर्ट करके लगा दो। देखो यदि ये 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट का परसेंटेज क्या रहा होगा सॉल्यूशन में? तो सॉल्यूट का मैं क्या बोल सकता हूँ? 20% रहा होगा। तो उस तरह से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यदि सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट दिया 80, कोई बात नहीं यार, हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कर देते कैलकुलेशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 ml। समझ में आ रहा है 250 ml क्यों लिखे? क्योंकि हमें इथेनॉल प्लस वाटर बनाना है। वाटर का वॉल्यूम दिया 250 ml, जो कि यहाँ पे हमारा क्या? सॉल्वेंट। अब ये कैसे पहचानेगा सर सॉल्वेंट वाटर ही है? देख लो यार, इथेनॉल को ऐड किया जा रहा है, किस में ऐड किया जा रहा है? 250 ml वाटर में। तो वाटर में ऐड किया गया, जिसमें ऐड किया जाता वही हमारा सॉल्वेंट हो जाता। तो वाटर में ऐड किया जा रहा, वाटर हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। समझे? वेरी गुड। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसका x ml मान लेते हैं, ठीक। तो अब बताओ नीचे क्या आ जाएगा? ये तो 80 आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या आ जाएगा? तो x प्लस 250। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ये चलो कैलकुलेशन करो यार, x प्लस 250 को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा? 20। कुछ गलत किए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे एक इंटू 100 भी होगा ना, इंटू 100, तो ये 2500। अब बाय में नीचे क्या चला जाएगा? 8 चला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखो, कट जा रहा है, काट दो। 8 या 24, 1 10, 8 या 24, 1 10, 8 1 8, 2 20, 8 2 19, 16, 4 40, इतना आ रहा है। तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 312.5 माइनस 250, तो कितना हो गया? ये 62.5 ml हो गया। इसका मतलब इथेनॉल कितना ऐड करना होगा हमें? 62.5 ml। यदि 62.5 ml वाटर में ऐड करते हो तो जो वाटर का परसेंटेज हो जाएगा वो 80% हो जाएगा, यही मतलब था। समझे? इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, यदि सॉल्वेंट का 80% है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाएगा? देख लो यार, मैं इस तरह से भी कर दे रहा हूँ, 20% हो जाएगा, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखते हैं, सॉल्यूट क्या है तो C2H5। नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इक्वल टू कितना? 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 20। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सर यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? सॉल्यूट का वॉल्यूम हमें नहीं पता ना, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना? x। नीचे कितना आ जाएगा? x सॉल्यूट प्लस 250 ml सॉल्वेंट इनटू 100, दिस इक्वल टू व्हाट? 20। यहाँ से x सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 62.5 ml। ठीक, कर लेना यार आप लोग खुद से। तो इस तरह से हमारा मतलब कि जब भी वेट बाय वॉल्यूम पर सिंपल बेस्ट प्रॉब्लम हो तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए यार हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो देखो यार नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या? एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। अब यहाँ पे देखो एक्वा सॉल्यूशन है, जब भी एक्वा सॉल्यूशन लिख दिया जाए इसका मतलब सॉल्वेंट क्या लेना है? वाटर लेना है। क्या लेना है? वाटर लेना है सॉल्वेंट। तो इस तरह से सॉल्वेंट का तो हमें पता चल गया वाटर है। यहाँ पे आगे दिया हुआ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ यूरिया। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ यूरिया कितना है? 30 है। मतलब 30% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? आप लोग समझ रहे होंगे उम्मीद है, ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि 30 ग्राम यूरिया होगा इन कितना? 100 क्या लिखेंगे? वॉल्यूम है ना, तो इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा? तो जब भी कोई चीज परसेंटेज इस तरह से लिखा इसका मतलब हो जाता है ये। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या? वाटर का अमाउंट कितना होगा सॉल्यूशन में। ठीक, तो सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कितना होगा ये चीज हम लोगों को निकालना है। चलो यार निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या ले सकते हैं? 100 ml ले सकते हैं सर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि 100 ml दिया है, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml दिया है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक चीज, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं क्योंकि ये तो परसेंटेज में दिया ना। यदि हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml माने तो उसमें यूरिया जो 30 ग्राम होगा,
ये जस्ट हम एग्जम्पशन है। यदि हम 100 ग्राम माने तो 30 ग्राम होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज कितना करना, 30% करना है ना। तो 30 ग्राम यूरिया इन 100 ml रखते हैं तो हमारा परसेंटेज 30 हो जाता है। यदि हम सॉल्यूशन का 200 ml ले लें तो यूरिया का अमाउंट क्या लेना होगा जिससे कि परसेंटेज हमारा 30% ही बना रहे। तो यदि इसको हम 200 ml लेते हैं तो इसको फिर 60 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग 100 के रेस्पेक्ट में चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और कोई मकसद नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि सवाल में ये चीज़ दिया है, सवाल में नहीं दिया रहता है, बस हम लोग ये मान कर चलते हैं कि सॉल्यूशन 100 ml हो तो ऐसे में यूरिया 30 ग्राम होगा, है नहीं, होगा। ठीक, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम माने हुए 100 ml। तो ऐसे में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा या वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। देखो यार हम यहाँ पे लिख दे रहा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन और वेट ऑफ सॉल्यूशन जो भी लिखो बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हो, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। तो यहाँ से कितना आ गया 120 ग्राम। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 120 ग्राम। मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूट होगा यूरिया है वो 30 ग्राम है और सॉल्यूशन का वेट 120 ग्राम है। तो अब बता यार सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, तो बता नहीं सकते हमें, तो दोनों चीज़ पता चल गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है और वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का है तो यूरिया कितना है 30 ग्राम है। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट का तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 90 ग्राम। 120 में से 30 माइनस कर दो, क्या आ गया 90 ग्राम आ गया, सो सिंपल। ठीक, तो इस तरह से वाटर का अमाउंट हमें निकालना था, सॉल्यूशन में ये निकल आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, चलो यार वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल देखो यार, ये आपके सामने 30 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या सवाल है समझो पहले, 30 ग्राम यूरिया है और 30 ग्राम यूरिया को कुछ वाटर में डिसॉल्व किया गया। कितने वाटर में डिसॉल्व किया गया ये नहीं पता, हमें बस ये पता है कि 30 ग्राम यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया गया। ऐसा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बन गया 2 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर बन गया। क्या हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी पता, ये मास पता है, नहीं पता। एक चीज ध्यान रखना यार, मैं फर्स्ट डे कुछ बताया था आप लोग को कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो यूनिट होता है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग ग्रुप ए में रखे थे, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग ग्रुप बी में रखे थे। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसके हेल्प से देखो आप लोग को थोड़ा चीज़ों को क्वेश्चन जो है ना समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को 2 ग्रुप में बांटे थे, एक ग्रुप ए था और दूसरा साइड ग्रुप बी था। ग्रुप ए में हम लोग कौन कौन से टर्म को रखे थे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम डिपेंडेंट होता था, यानी जिसमें भी वॉल्यूम टर्म आता था उसे हम लोग ग्रुप ए में रखे थे। तो वॉल्यूम किस में आता है, पहले तो मोलैरिटी में आता है N/V, और किस में आता है परसेंटेज वेट बाय V, और किस में आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, और मैं कह सकता हूँ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपको ज़्यादातर यहाँ यूज़ नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर भी लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है वो सब बात की बात है, ऑलरेडी आप लोग को रिडक्स में पढ़ा चुके हैं हम। ग्रुप बी में क्या आ जाएगा, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जिसमें केवल मास वाला टर्म और मोल्स वाला टर्म प्रेजेंट हो, तो ऐसे में हम उसे ग्रुप बी में रख देंगे। जैसे मोलैलिटी, मोलैलिटी में देखो कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आएगा, इधर मोल्स आएगा या फिर वेट वाला मास वाला टर्म आएगा। और क्या हो सकता है परसेंटेज वेट बाय वेट हो सकता है, और क्या हो सकता है मोल फ्रैक्शन हो सकता है। एक्स का तो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में केवल मोल्स आता है, कहीं भी कोई वॉल्यूम नहीं आता, तो इसे हम लोग ग्रुप बी। और क्या हो सकता है पार्ट्स पर मिलियन, बहुत रेयरली ये सब यूज होने वाला है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब यदि टर्म कहीं आता है तो ये ग्रुप बी में रखा जाएगा, यदि वॉल्यूम वाला टर्म है तो वो ग्रुप ए में रखा जाएगा। ये मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी इसलिए बताया ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को देखकर समझने में आसानी हो जाए। यदि कभी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी को रिलेट करना पड़े, यदि कभी हम लोग ग्रुप ए को ग्रुप बी से रिलेट करना पड़े, तो ऐसे केस में याद रखना आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन केवल ग्रुप ए में यदि हम रखते हैं, ग्रुप ए को ग्रुप ए से रिलेट करना पड़े, ग्रुप ए को ग्रुप ए से रिलेट करना पड़े, लाइक मोलैरिटी को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़े, वेट बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक, या फिर मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में, तो ऐसे में आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी तरह से ग्रुप बी में यदि हम लोग रहते हैं, जैसे मोलैरिटी को वेट बाय वेट से कंपेयर करना, मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन से कंपेयर करना या रिलेट करना, तो ऐसे में अगेन डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ग्रुप ए को ग्रुप बी वाले से रिलेट करना हो तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। मान लें मोलैरिटी को मोलैरिटी से कंपेयर करना हो तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी।
मान लिया वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट से कंपेयर करना, रिलेट करना हो तो अगेन डेंसिटी की जरूरत पड़ती, मतलब इसके टर्म को इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेट करना हो तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत पड़ती। ठीक, तो चलो यार यहाँ पे यदि हम पहले देखते हैं 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया गया जिससे कि 2 लीटर सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। हमें बताया है पहला चीज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये बताओ आप लोग यार खुद से। तो वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बताओ यार, वी है नीचे तो वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं उम्मीद है यार। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट कितना 30 ग्राम, पुट कर दो यार 30 ग्राम। नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 2 लीटर। अब यार एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो होता है वेट ग्राम में होता है, वॉल्यूम किस यूनिट में होता है, ml में होता है। ठीक, ये चीज को यार क्लियर करना, डाउट मत होना, वेट ग्राम में वॉल्यूम ml में होता है। तो ये 30 ग्राम सॉल्यूट और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा इनटू 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं उम्मीद है यार। चलिए यार यहाँ पे 2 0 कट गया, 1 0 इधर भी कट गया, यहाँ पे 3/2 बचा, दैट इज 1.5%। यानी यहाँ से जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आएगा वो क्या आएगा 1.5% आएगा। समझ रहे हो, मतलब यदि हम 100 ml यदि सॉल्यूशन का ले लिए तो उसमें जो सॉल्यूट का वेट आएगा वो 1.5 ग्राम का, इसका यही मतलब है। समझ रहे हो ना, यदि हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml लें तो ऐसे में 1.5 ग्राम यूरिया का आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 लीटर सॉल्यूशन दिया है, 2 लीटर का मतलब 2000 ml दिया हुआ है, तो 2000 ml में सॉल्यूट कितना था 30 ग्राम था। ठीक, ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं इस चीज़ों को। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यूरिया का कितना आ गया 1.5% आ गया। सेकंड पार्ट क्या, मोलारिटी, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट मोलारिटी, मोलारिटी सबसे पहला काम तो यार जो चीज़ आपको निकालना है उसका फार्मूला लिखो। फार्मूला लिखते ही आपको पता चल जाएगा आपको क्या मतलब कि निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो मोलारिटी यदि लिखते हैं तो मोलारिटी में क्या क्या टर्म आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, बाय में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में आएगा, लीटर में आएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है जरा देखो, सॉल्यूट क्या है यूरिया है, तो हमें यूरिया का मोल्स निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है 2 लीटर, दिख रहा है ना। तो अब हमें केवल मोल्स ऑफ यूरिया निकालना। यार 30 ग्राम यूरिया है तो मोल्स नहीं निकल आएगा, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मोल्स कैसे 30/60। लास्ट क्लास में बता दिया था ना, यदि वेट दिया है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके। अब बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, कितना दिया 2 लीटर। अब यहाँ पे देखो 2 ही लिखेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है क्योंकि हमें लीटर में ही रखना पड़ता है मोलारिटी में। यहाँ पे ml में कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि ये ml में होता है, ये ग्राम में होता है, लेकिन यहाँ लीटर में ही होगा। तो अब बताओ यार 30 से कट गया 2 1/2 इंटू 2 1/4 दैट इज 0.25 मोलर। ये कैपिटल है, मोलर है, क्या है मोलर। ठीक, तो इस तरह से ये वाला दोनों पार्ट हमारा, इसमें डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम मोलारिटी कहीं भी हमें ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में आने से पहले एक चीज, मोलारिटी एंड बाय वेट बाय वॉल्यूम के बीच रिलेशन देख लेते। ठीक, तो आगे से जो भी क्वेश्चन यदि हमें वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी से रिलेटेड मिलेगा तो उसे मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाकर बनाऊंगा। ठीक, तो इसलिए मैं एक बार आप लोग को मोलारिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम में रिलेशन बता देता हूं। ठीक, तो रिलेशन पहले बताने से पहले मैं इसे डिराइव कर देता हूं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंट वेट बाय वी। ठीक, तो मोलारिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या रिलेशन होता है पहले इस चीज को देख लेते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी क्वेश्चन को मैं इसी फार्मूला से डिराइव कर दूंगा, मतलब इसी फार्मूला से मैं सॉल्व कर दूंगा, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलो यार पहले हम लोग इसमें रिलेशन देख लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है, N1/V सॉल्यूशन, और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन किस यूनिट में, लीटर में होना चाहिए। N1 कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V सॉल्यूशन इन लीटर। N1 को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, W/M1 लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इधर V सॉल्यूशन को यदि मैं ml में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml में रखता हूँ तो ऊपर 1000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे अब देखो मैं क्या करता हूँ, W1 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे में आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में, ml में, इनटू 1000 का मतलब ये हो गया 100। मैं क्या कर दिया, 1000 को 100 अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया, एक 10 बच जाएगा व एक M1 बच जाएगा। अब ये जो चीज़ हमें मिल रहा है इस चीज़ को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, W बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो चुका, यही परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है किसी सॉल्यूशन का, लिख सकता हूँ इसे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कहे तो M1।
समझ में आ रहा? तो इस ये देखिए यार मोलैरिटी, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो इस दोनों में तुम लोग कंफ्यूज ना करना कहाँ पे मोलर मास और कहाँ पे ये क्या बोलते हैं मोलैरिटी है, ठीक। तो इस तरह से एक रिलेशन हमारे पास आ गया मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि वेट बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी में देखो तो डेंसिटी का यूज नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। मोलैरिटी किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप ए से बिलोंग करता है। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम भी किससे बिलोंग करता है? ग्रुप ए से बिलोंग करता है। दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक और मैं रिलेशन यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को ऐसा, तो इसलिए ये रिलेशन नंबर 1 हो गया। ये याद रखना यार तुम लोग, मोलैरिटी इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय। लेकिन यार याद वही बच्चे रखेंगे जिनको ये डेरिवेशन आता है। यदि केवल रट लेंगे बच्चे और सोचेंगे मेरे को एग्जाम में याद आ जाएगा फार्मूला, तो भूल जाओ यार। ये सब फार्मूला ऐसा है ना जो तुम यदि समझ कर याद कर रहे हो तभी ये फार्मूला याद हो पाएगा। उसके लिए इसी फार्मूला को 2 से 3 बार पहले तुम लोग खुद से डिराइव करना। अदरवाइज यदि सोच रहे हो हम रट के चले जाएंगे और हमको याद रह जाएगा तो यार फार्मूला भूल जाएगा। जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक। तो इसलिए यार अच्छा हुआ पहले कि इसको 2 बार 3 बार पहले तुम लोग डिराइव करके प्रैक्टिस कर लो, तो ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा अच्छे से, फिर तुम लोग नहीं भूलोगे। रटने की कोशिश मत करना डायरेक्ट कि हम फार्मूला रट लेंगे, फार्मूला लगा के पुट करके बना देंगे, गलत हो जाएगा फिर, ठीक। दूसरा रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंट वेट बाय वेट, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या है वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे तुम लोग क्या नोटिस करोगे, मोलैरिटी ग्रुप ए से आता है लेकिन वेट बाय वेट परसेंट ग्रुप बी से आता है, बिलोंग करता है। तो एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी का आ गया, अब यूनिट टर्म आ गया। तो अब ऐसा में यदि दोनों के बीच रिलेशन निकालना होगा तो हमें किसका जरूरत पड़ेगा? डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी का, इसलिए डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो चलो यार अब हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इसके बीच। तो अगेन मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को W1 बाय V सॉल्यूशन, सॉरी या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट V सॉल्यूशन, यहाँ पे ml रखो इनटू पर 1000। जो चीज़ उधर किया वही चीज़ मैं यहाँ तक किया, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, उम्मीद है। अब देखो यार मोलैरिटी इक्वल टू, आगे देखो क्या करते हैं, हमें वेट बाय वेट परसेंट लाना है। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिख रहा है लेकिन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है तो डेंसिटी के हेल्प से आ जाएगा। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है देख लो यार, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया देखो, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा जा सकता है इसको, देख रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैं वेट बाय डेंसिटी से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे रिप्लेस कर देता तो देखो यार क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, यहाँ पे V सॉल्यूशन की जगह पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखना वेट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो ग्राम में आएगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो ग्राम पर ml में होता है, और वेट ऑफ देखो यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ml में, ये ग्राम में, ये ml में, इसलिए यहाँ पे जो वेट पुट करना होगा अपने को ग्राम में पुट करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी बातों को तुम लोग ध्यान रखना। वेट ऑफ ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना पड़ेगा। डेंसिटी को नीचे से यहाँ डिवाइड मारेंगे तो ऊपर चला जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और 1000 तो ऊपर पहले से पड़ा हुआ था। क्लियर यहाँ तक? अब मैं इसी चीज़ को देखो क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू W1 वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे W ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 1000 को मैं इनटू 100 कर देता हूँ, मतलब 1000 में 100 अलग कर दिए। तो अब यहाँ पे 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और फिर नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इस चीज़ को वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही हमारा क्या है? परसेंट वेट बाय वेट है। तो इस तरह से मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट में एक रिलेशन आ गया। 10 रो सॉल्यूशन बाय में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये एक रिलेशन हो गया मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो एक चीज़ ध्यान देना यार, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट में यदि रिलेशन नोटिस करो तो क्या है, केवल यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है दोनों फार्मूला में। तो इसलिए जब वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट परसेंट में तुम लिखना चाहो तो केवल क्या करना है आपको? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। किसके डेंसिटी से? सॉल्यूशन के डेंसिटी से, ठीक। तो इसलिए अब जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको यदि एक चीज़ पता है, मान लो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है तो आप मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मोलैरिटी पता है तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी तो आपको प्रोसेस हम बता ही दिए आपको किस तरह से चलना है यदि ये फार्मूला नहीं पता हो तो, लेकिन यदि फार्मूला पता है तो आपका समय बच जाएगा, ठीक। और कैलकुलेशन जो होता है वो सब से आप लोग थोड़ा बचोगे,
ठीक। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ को नोट कर लो, लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ ये फार्मूला रटेंगे, लेकिन उससे पहले 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे बनाकर, ठीक। ये फार्मूला आया किस तरह से, तभी ये फार्मूला को रटेंगे, अदरवाइज रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस मेथड से चल रहे थे, जिस मेथड को फॉलो कर रहे थे, उसी मेथड से बनाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग को क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो यार मैं सवाल पे आता हूँ। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। 5 मोल्स ग्लूकोज है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 5 मोल्स, डिसॉल्व किया जा रहा है 2 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 2 लीटर। आगे सवाल कहता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का डेंसिटी भी गिवन है, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट एंड मोलारिटी, ठीक। तो ये 3 चीज निकालना है। सबसे पहला मैं आता हूँ परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को 1 से लिखता हूँ, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड यार। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 मोल्स ग्लूकोज का दिया है, ग्लूकोज ही हमारा सॉल्यूट, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। यदि 5 मोल्स ग्लूकोज है तो बताओ यार सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 5 मोल्स इंटू ग्लूकोज। मैं बताया था ना यार, बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया तीनों का यार मॉलिक्यूलर मास याद ही रखना। ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, यूरिया का 60, यार याद रखना, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। और वेट निकालना है तो मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब ये सब डायरेक्ट मैं करूंगा यार, बच्चों की तरह n इक्वल टू W/m अलग अलग से निकाल कर मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। इसलिए यार अब ये सब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और आपको भी नहीं करना। आप भी जब सॉल्व करोगे तो पता चला यार n इक्वल टू W/m कर रहे हो, फिर W इक्वल टू n इंटू m कर रहे हो, फिर पता चला यार मोल्स ग्लूकोज का 5 है, मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो इस तरह से ना हो। अब इतना नहीं करेंगे, ठीक। बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे, तो देखो यार यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया ये सब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो ऐसे में वॉल्यूम जो होता है ना उसी लिक्विड सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है। मतलब सॉलिड को किसी सॉल्यूशन में ऐड करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मतलब यदि लीटर हमारे पास 2 लीटर वाटर है और उसमें हमने कुछ ग्लूकोज डाला या कुछ सुक्रोज डाला या फिर कुछ यूरिया डाला, तो ऐसे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब भी 2 ही लीटर रहेगा। ऐसा मत सोचना यार कुछ ग्लूकोज डाल दिए तो सर वॉल्यूम तो बढ़ जाना चाहिए। यार एक चीज तुम लोग पढ़े होगे बचपन में कि वाटर, हम लोग पढ़ते मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो जब हम लोग सुक्रोज को या ग्लूकोज या यूरिया ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो यूरिया या सुक्रोज क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है वाटर का? नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। होता क्या है एक्चुअली, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स है ना उसके बीच में चले जाते हैं, और इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ना चाहिए था वो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं बढ़ता। हाँ, लेकिन अलग बात है यार, तुम यदि वाटर में कुछ ज़्यादा ही सुक्रोज या फिर ग्लूकोज यूरिया डाल दो, जैसे कि वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट करने लगे, मतलब जब डिसॉल्व नहीं करेगा वो सॉलिड, जब डिसॉल्व नहीं करेगा तो नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगा, और जब सेटल डाउन कर गया तो ऐसे में फिर वॉल्यूम तुम्हें बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यदि वो डिसॉल्व होता जा रहा है सॉलिड, तो जब तक वो डिसॉल्व होगा तब तक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बढ़ने वाला नहीं। 2 लीटर यदि है तो 2 लीटर ही रहेगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में भी स्पेस होता है, और लिक्विड है तो लिक्विड में स्पेस तो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होता है उस स्पेस में चले जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज देखने को ऑब्जर्व नहीं होता, और वॉल्यूम दिया भी नहीं है, ठीक। तो डायरेक्ट यार मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 2 लीटर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो यार ये जो W होगा वो ग्राम में होगा, लेकिन वॉल्यूम किस यूनिट में होगा, ml में होगा, तो यहाँ पे 2000 अपने को लिखना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना, इनटू 100। अब यहाँ पे 2 0 2 0 उड़ गया, ये 1 0 से 1 0 उड़ गया, ये 2 से 9 सा उड़ गया, 9 5 सा कितना हो गया 45। तो यहाँ से कितना आ गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया 45% आ गया। क्लियर है ये चीज़, ठीक। किस तरह से निकाले, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सेकंड पार्ट क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। तो देखो यार अभी हम मोलैरिटी में एक रिलेशन निकाले थे, मोलैरिटी इक्वल टू क्या था, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा मोलैरिटी इक्वल टू क्या निकाला, परसेंट वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय मॉलिक्यूलर सॉल्यूट। तो वहां से हम देख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट में क्या रिलेशन होता है। देखो यार मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैं फार्मूला पहले डिराइव कर दे रहा हूँ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट। भाई याद रह सके तो ठीक है, अदरवाइज याद ना रहे तो भी चलता है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट में ये रिलेशन होता है, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलैरिटी मत समझना, 1 का मतलब सॉल्यूट है। अब देखो ये रिलेशन, चलो यार किस तरह से आया इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ
ये M1 भी नहीं होगा, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। यही होगा वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है तो चलो यार देख लेते हैं। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, सही है। नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, यही होता है ना वेट बाय वॉल्यूम का मतलब। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब यही होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को W1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें वेट बाय वेट परसेंट बनाना है, मतलब ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर तो दिख रहा है लेकिन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास बाय डेंसिटी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, ये अपॉन को हम ऊपर पहुँचा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। और याद रखिएगा W सॉल्यूशन जो होगा वो ग्राम में है। ये कैसे लिखा हूँ समझ में आया ना, वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी डायरेक्ट में लिख दिया, और इनटू ये अपना 100 का 100 रहेगा। तो अब देखो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इंटू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैं यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत। अब इस वाले चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस वाले को वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ये वेट बाय वेट परसेंट बन गया। मतलब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम जो था ये बन गया परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट में एक रिलेशन हमें आ गया, ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना आसान हो गया। तो इस तरह से मान लो यार हमें सेकंड पार्ट इसमें कैलकुलेट करना है, तो सेकंड पार्ट देखो कितना आसानी से आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यही है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, कितना 45, तो यहाँ पे 45 लिख दो। ये निकालना है वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 1.5, तो यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ गया बताओ यार, 45 अपॉन 1.5, ये पॉइंट गया है 0, 15 या 45, कितना आ गया 30%, यानी वेट बाय वेट परसेंट कितना आ गया 30%। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से मैंने निकाल दिया, ठीक। तो आप लोग ये फार्मूला लिख लेना और ये इस चीज़ को याद भी रखना यार, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो है वो वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को जो वेट बाय वेट परसेंट अभी मैंने फार्मूला लगा कर निकाला, अब बिना फार्मूला का भी निकाल देते हैं, ठीक, ताकि तुम लोग यार दोनों तरह से कॉन्सेप्ट जो वो अच्छा सा बिल्डअप हो जाए। देखिए सेकंड पार्ट वेट बाय वेट परसेंट निकालना था। इसका मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही निकालना है अपने को। वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है 5 मोल्स ग्लूकोज है, तो 5 मोल्स इंटू 180 कर देंगे तो ये आ गया 900 ग्राम, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये पार्ट हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। नेक्स्ट वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 1.5, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है 2 लीटर है, तो इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, डेंसिटी हमें ग्राम पर ml में दिया है, तो वेट को ग्राम में, वॉल्यूम को ml में पुट करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 2000 इंटू 1.5 कर दूँ, यह पॉइंट गया, ये 0 से 15 दूनी 30, 30 पे 2 0, 3000 आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी 3000 पता चल गया। तो अब तो यार तुम लोग निकाल लोगे परसेंट वेट बाय वेट कितना आ गया, यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट 900 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 3000 ग्राम इंटू ऊपर 100, यहाँ से 2 0 उड़ गया, यहाँ से 1 0 उड़ गया, ये 3 से 30 कितना आ गया, 30% आ गया। समझ में आ रहा है किस तरह से अपने को करना है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको दोनों तरीके से बता दिया, फार्मूला भी डिराइव कर दिया, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय परसेंट, और आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया कि यदि फार्मूला याद नहीं हो तो आपको ये प्रॉब्लम किस तरह से करना है, ठीक। अब आता है थर्ड प्रॉब्लम, तो थर्ड मोलैरिटी है, इसको मैं मिटा देता। तो देखो यार मोलैरिटी ऑलरेडी हम इस तरह का प्रॉब्लम इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम किए थे, मोलैरिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता, डायरेक्ट फार्मूला लगा कर निकाल देता हूँ। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, यदि हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन, यदि वेट बाय वॉल्यूम के साथ लिख रहे तो कोई डेंसिटी वाला टर्म नहीं आएगा, लेकिन मान लो यहाँ पे वेट बाय वेट लिखते तो यहाँ पे इंटू डेंसिटी हो जाता, ठीक। तो हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑलरेडी पता है 45 इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास 180, तो ये कितना हो जाएगा 4 10/4
2.5 मोलर। तो इस तरह से मोलैरिटी कितना आ गया 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को किस तरह से फार्मूला को लगाना है। तो ये आप लोग नोट कर लो, और ये मोलैरिटी तुम लोग खुद से एक बार उस तरीके से बना लेना, बिना फार्मूला लगाए भी बना लेना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग यार कर लोगे खुद से। चलिए मैं मिटाता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ।